बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, आई वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोर्ट्स एंड फैक्ट्स। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 का यूनिट 2 यानी कि चैप्टर 2। और यूनिट 1 जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके प्लेलिस्ट में मैंने ये दे दिया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, कुछ एट लास्ट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को पूरा डिटेल में समझेंगे अच्छे से। एक ही बार में वन शॉट है ये आपके लिए, और पूरा हम डिटेल में इसको देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। तो प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट की जब भी मैं बात करूं, यानी कि प्रॉप्स मतलब क्या समझते हैं आप कि ऐसे कोई चीज जो हमारे स्पोर्ट्स में इनडायरेक्ट वे में हमें हेल्प कर रहा है, डायरेक्ट नहीं। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो क्या होगा, हमारा बॉल्स हो गए जिससे हम, जिसके बिना हम नहीं खेल सकते हैं, बैट हो गया, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं, बॉल बैट, ये सारी चीजें हमें डायरेक्ट हो गई। प्रॉप्स मतलब जो हमारे, जैसे कि हमारी गोल पोस्ट, इनडायरेक्ट वे में क्यों कह रहा हूं, अगर गोल पोस्ट एक्चुअल में नहीं है तो हम कुछ और लगा सकते हैं उसके बदले। या फिर मैं बोलूँ तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है स्पोर्ट्स में हमारे, लेकिन एक स्टेबल है और एक प्रॉप्स की तरह काम करता है। तो ये डिफरेंस है प्रॉप्स और इक्विपमेंट में आगे, और हम इसको और डिटेल में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट की बात करूं तो जैसे मैं बता रहा था आपको, इसलिए मैंने वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लिया, तो प्रॉप्स की बात करते हैं हम। तो ये क्या है, वो सारे टूल्स हैं या फिर वो सारे लर्निंग एड्स हैं, ठीक है। वो सारे टूल्स हैं या फिर वो सारे लर्निंग एड्स हैं जो कि आपको फिजिकल एक्टिविटी में यूज करने में हेल्प आएगा, ठीक है। जैसे कि कोई स्पेस को मार्क करना है, जैसे अभी मैंने बताया था गोल पोस्ट के बारे में, कोई स्पेस को मार्क करना है, या कोई स्किल्स को आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको सीखना है कोई स्किल्स को आपको, या आपको कोई कुछ ऐसा चीज है जो आपको फिटनेस से रिलेटेड जो आपको इम्प्रूव करना हो, उन सब चीजों में जो काम आता है वो आपका क्या है, वो आपके सारे, वो आपके सारे क्या है, प्रॉप्स है। उसके बाद मैं अगर बात करूं इक्विपमेंट की, उसके बाद अगर मैं बात करूं इक्विपमेंट की, तो इक्विपमेंट क्या है, वो मटेरियल्स, वो मटेरियल्स जो एसोसिएट है डायरेक्टली विद स्पोर्ट विच इज नीडेड टू प्ले। जैसे कि मैंने बताया था, जिसके बिना हम खेल नहीं सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल बॉल, पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, बॉल एक बेहतरीन उसका एग्जांपल है। और इसके अगर हम दूसरे कुछ प्राइमरी, अगर इसके यूजफुल चीज देखें तो क्या है, मेकिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, ठीक है। हेल्पिंग क्रिएट अ वैरायटी ऑफ ड्रिल्स फॉर प्रैक्टिसिंग स्किल्स। ये क्या है, ये जो ऊपर के दोनों दिख रहे हैं आपको, ये और ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये हमारे प्रॉप्स है। लेकिन ये जो नीचे के दोनों जो है, ये क्या है, हमारे इक्विपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, हेल्पिंग क्रिएट एज अप्रोप्रिएट चैलेंजेस, इंक्रीजिंग द इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट एंड द एंगेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ये सारी चीजें जो भी है हमारी क्या है, ये हमारी इक्विपमेंट है। तो किस तरीके से यहाँ पे मैंने बताया, और प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम अगला, कि क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या वो ऐसी चीजें हैं जो हम, जिसकी वजह से हम एक कोई भी प्रॉप और इक्विपमेंट, अगर हम कल को कभी कुछ खरीदने जाते हैं, तो क्या वो चीजें हैं जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से हम, अगर हम इसकी नॉलेज रखें तो हम सही 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 एक्चुअल में जो पर्टिकुलर चीज है जो जिसके लिए हम गए हैं, ओरिजिनल चीज हम कैसे खरीद के ला सकते हैं, इससे हमें ये सीखने को मिलेगा। तो वो क्या चीजें हैं, अ, क्या वो क्राइटेरियाज हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम कोई भी प्रॉप या इक्विपमेंट सेलेक्ट करते हैं। तो वही टॉपिक है हमारा ये, कौन से वो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट। तो सबसे पहले तो एज अप्रोप्रिएट। मार्केट में जाएंगे आप, ऐसा कुछ ऐसी कुछ चीजें लेंगे जिसका आप आज आज खरीद के लाए और 2 दिन बाद वो टूट गया, तो क्या है वो, एज अप्रोप्रिएटनेस में बोलूँ तो सीधा एक्सपायरी डेट से आप इसको वो कर सकते हैं कि आपको ऐसी चीजें लानी है जो लंबा टिके, जो लंबा चले, वो हमारा एज अप्रोप्रिएटनेस है, ठीक है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, यानी कि ओरिजिनलिटी देख के लाना है, क्या उसके अंदर कुछ ऐसे, जैसे कि हमारे आईएसओ मार्क्स होते हैं, ये सब, ये सारे जो मार्क्स हैं, आईएसओ मार्क्स हैं, ये सारे मार्क्स क्या उसके अंदर है, वही इन इन मार्क्स से ही वो स्टैंडर्डाइज होता है। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को हमें देखना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद एक जो तीसरी चीज देखनी है हमें, वो बजट। क्या बजट फीजेबल है हमारे लिए, या वो बजट ज्यादा सस्ता तो नहीं है, या ज्यादा महंगा तो नहीं है, तो बजट देख के लाना है। और सबसे बड़ी चीज ग्रुप साइज, यानी कि ग्रुप साइज के मतलब से यहाँ पे क्या मतलब है कि कितने लोग उसको यूज करने वाले हैं। अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा बड़ा ग्रुप साइज है, तो आपको चीजें ऐसी लेनी पड़ेगी जिसका एज अप्रोप्रिएटनेस बहुत ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन आपका अगर सिंगल यूज के लिए लाना है तो आप ऐसी कोई चीज ला सकते हैं जो आप, क्योंकि सिंगल यूज करेंगे, हैवी यूज नहीं होगा, तो वो चल जाएगा। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। आप बॉल ले आए हैं, बास्केटबॉल ले आए हैं, आप ले आए हैं, जैसे कि यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट का एग्जांपल दिया है, तो बास्केटबॉल ले आए हैं आप बहुत अच्छी कंपनी का, और आप खेल रहे हो उसको कोई ऐसे सरफेस में जो जिसकी वजह से वो बॉल जो है बहुत जल्दी खराब हो रही है, तो
क्या है इसका मतलब, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है आपके पास। बॉल तो क्वालिटी की है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, इस वजह से बॉल खराब हो रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और डिपेंड सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, तो किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए आप लेके आ रहे हैं, वो क्या टाइप के स्पोर्ट्स के लिए। सपोज आप खेल रहे हैं फुटबॉल और लेके आ गए क्या आप बास्केटबॉल, तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो स्पोर्ट्स के टाइप्स को देख के भी हमें क्या करना है, हम अपने सामान को हमें अपने जो भी प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट को हमें लेके आना है, ध्यान में रखते हुए लेके आना है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। वाई प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट मस्ट बी एज अप्रोप्रिएट, क्यों एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तो क्यों एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तो देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन happen slowly physical development in children happen slowly at these developmental stages, and physical ability of children differs, and physical activity and the props and equipment need to be appropriately chosen। ठीक है, ध्यान में रखते हुए प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट को अप्रोप्रिएटली चूज करना चाहिए। यहाँ पे इसको जो किससे रिलेट किया है, यहाँ पे जो रिलेट किया है, यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप के साथ इसको रिलेट कर दिया है। कैसे? कैसे कि पहले टॉडलर्स के लिए क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड के लिए क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, तो हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमें ये मेन ध्यान रखना है। हमें यहाँ पे एग्जाम में ये कैसे क्वेश्चन पूछता है कि टॉडलर्स जो है, ये हमारे जो टॉडलर्स हैं, एग्जाम में इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कितने साल से कितने साल तक टॉडलर्स में आते हैं, कितने साल से कितने साल तक अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं, कितने साल से कितने साल तक एलिमेंट्री स्कूल में आते हैं, प्री एडोलेसेंस में आते हैं, एडोलेसेंस में आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जो सारे आपको ये जो साल हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं अच्छे से। तो सबसे पहले बता दो, एक साल से शुरू होगा। ठीक है, सबसे पहला वाला जो है वो एक साल से शुरू होगा, 1 ईयर से शुरू होगा, और 1 ईयर से शुरू होगा। और सबसे लास्ट वाला जो है उसका शुरुआत जो है 14 ईयर्स से होगा, जो ये है 14 ईयर्स। तो ये वन ये वन ये सॉरी ये 1 और ये 14 आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये 1 और 14 आपको याद है, तो आप बीच में कभी फंसेंगे नहीं, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कभी कभी प्री एडोलेसेंस में क्या करता है, 14 से शुरू कर देता है, आप फंस जाता है। नहीं, प्री एडोलेसेंस क्या हमारा 9 to 14 ईयर्स है। एलिमेंट्री स्कूल की बात करूं तो 6 to 12 है, 6 to 12। वहीं अगर मैं अर्ली चाइल्डहुड की बात करूं तो क्या है, ये 2 to 6 है। तो अगर टॉडलर की बात करूं तो क्या है, 1 to 3 ईयर्स ओल्ड है टॉडलर, 1 to 3 ईयर्स ओल्ड। वहीं अगर अर्ली चाइल्डहुड की बात करूं तो 2 to 6। तो आप बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों है, इसमें तो 1 to 3 बोला गया, इसमें क्यों 2 to 6 रखा गया? तो ये नहीं है, डिपेंड मेन, ये एंड वाली बात नहीं है। मेन आपका डिपेंड किस पे करता है, शुरू किससे है, 1 to 3 से। तो टॉडलर्स में मतलब हम समझ सकते हैं कि एक साल से टॉडलर शुरू हो जा रहा है। अर्ली चाइल्डहुड क्या है, 2 to 6। ठीक है, वहीं एलिमेंट्री 6 to 9, 6 to 12, और प्री एडोलेसेंस क्या है, 9 to 14। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें, ये सारी एज जो है आपको याद होनी चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए, एग्जाम में पूछता है। देन द अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट एंश्योर्स, अगर आप सही प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट लेते हैं तो उससे क्या होता है, उससे एक तो आपका जो बोर्डम है इन प्ले, मतलब आप जल्दी बोर नहीं होंगे खेलने से। और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ चैलेंज टू कीप द चिल्ड्रन एंगेज्ड, मतलब ज्यादा देर तक बच्चे क्या रहेंगे, आप अगर किसी बच्चों को सिखाते हो तो ज्यादा देर तक उनको किसी भी एक पर्टिकुलर चीजों में एंगेज कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक, अगर अच्छा प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट है। अगर आपने प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट ऐसा लिया है कि छूते ही टूट गया, एक दो बार खेला तो टूट गया, तो जल्दी बोर्डम आ जाएगा, बच्चे टूटे फूटे ज्यादा खेले नहीं, उनका ध्यान कहीं और चले जाएगा, तो ये दिक्कत होगा। तो अगर नहीं होता है तो क्या होता है, इंजरी होगी सबसे पहले, तो एक सबसे बड़ा कारण इंजरी, और दूसरा है लैक ऑफ इंटरेस्ट, बहुत जल्दी वो बोर हो जाएंगे और इंटरेस्ट उनका बिल्कुल भी नहीं बना रहेगा वहां पे। उसके बाद ये कुछ लिस्ट है जो कॉमनली यूज्ड प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट है, यानी कि जो बहुत ज्यादा कॉमनली हमारे गेम्स में, या हम जब भी स्पोर्ट्स की कुछ एक्टिविटीज करते हैं, या हम फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, सबसे कॉमनली यूज होने वाले जो हमारे प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट है, इनके कुछ नाम दे रखे हैं। एग्जाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है, इनके फोटो आ जाएंगे डायरेक्टली, और आपको पूछेगा ऐसे सपोज करके आपको यहाँ पे फोटो दिया रहेगा, और इनका यहाँ पे नाम पूछ देगा कि क्या है, इस तरीके की फोटो दिया रहेगा और नाम पूछ देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर थिंग जो है वो लगोरी है, ये क्या है, जिममेट है, ये बीन बैग्स है। तो इसी तरीके से सारे, इसमें कुछ बढ़ाने लायक है नहीं, तो आपको सारे क्या है, आपको याद रखने हैं ये चीजें। और उनके नीचे क्या है, उनके उनके रोल्स लिखे हुए हैं कि किन चीजों में ये काम आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पैरासूट की बात करूं, तो क्या है, टीचिंग वेरियस लेवल ऑफ स्पेस अवेयरनेस के बारे में सिखा सकते हैं, और
कोऑर्डिनेशन के बारे में भी सिखा सकते हैं पैराशूट की अगर बात करो तो इसी तरीके के अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग उनका यूज है। सेम यहीं पे वुडन क्रिकेट बैट है, किसके लिए काम आता है, स्टम्प्स, स्टॉप वॉच, मेजरिंग टेप, सिट एंड रीच बॉक्स। हाँ, ये बहुत बार मैंने इसको क्वेश्चन देखा है, तो आप इसको, मैं इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा। ये बहुत बार पूछा हुआ है कि किस में काम आता है, तो ये हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने में काम आता है, हमेशा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने में ये काम आता है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एड बॉक्स है। देन उसके बाद चलते हैं हम मेंटेनेंस एंड प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ फील्ड। इस पूरे चैप्टर का अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलूं और सबसे बार बार जो पूछे जाने वाली चीज अगर मैं बोलूं तो वो ये है आपका प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ फील्ड, जिसके अंदर लो फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन या हाई फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन। हर बार ये मेरी गारंटी 100% ले लीजिए, इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, आप जब भी कहीं एग्जाम देंगे। तो लो फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन और हाई फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन क्या होते हैं, जब भी मेंटेनेंस की बात करेंगे तो आएगा। तो सबसे पहले लो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो इसको क्या, ये क्या है, क्वार्टरली या सेमी एनुअली, क्वार्टरली या सेमी एनुअली ये क्या होता है, इनका चेकअप होता है, परफॉर्म, ये मतलब बार बार या तो क्वार्टरली करेंगे या तो सेमी एनुअली ग्राउंड का इंस्पेक्शन करेंगे। और इसमें क्या होता है, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होता है, लुकिंग फॉर वेयर एंड टेयर, और ज्यादा डीप तक देखते हैं कि क्या वेयर और टेयर है ग्राउंड में, है ग्राउंड में ऐसा कुछ है तो उसके अंदर इन डेप्थ देखते हैं। और इसके अंदर एक स्टाफ मेंबर होना चाहिए जिसको मैकेनिकल नॉलेज हो। ये एमसीक्यू में पूछा गया था कभी, ये जो चीज है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको, सॉरी एक मिनट, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि लो फ्रीक्वेंसी में जो है, लो फ्रीक्वेंसी में जो है उनके अंदर स्टाफ को किस चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए उनके अंदर जो स्टाफ है उनको मैकेनिकल नॉलेज का नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। और एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस वुड बी रिप्लेसिंग हेवीली वोर्न चेन्स। जैसे कि ये जो ग्राउंड देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, गोल पोस्ट लगा हुआ है, इसमें रस्टिंग लग गया है, ठीक है, ये इस तरीके ये इंस्पेक्शन में काम करते हैं जो कि लंबे समय तक चल सकते हैं, क्वार्टरली और इसलिए सेमी एनुअली है, लो फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन इसको बोला जाता है। देन आते हैं अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन के बारे में, तो ऑफन परफॉर्म्ड डेली और वीकली। डेली, देखिए ये होता है क्वार्टरली और सेमी एनुअली, ठीक है, और ये है आपका डेली, ये जो है आपका क्या है, ये आपका है डेली, या तो डेली है या तो वीकली है। देन लुक एट फ्रीक्वेंटली चेंजिंग कंडीशन कॉज्ड बाय यूज, वेदर एंड वेंडलिज्म। मतलब आपको ये सब चीजों को देखना पड़ेगा कि किससे ये चेंज हो रहा है ज्यादातर, कि ज्यादा यूज की वजह से हो रहा है या वेदर की वजह से हो रहा है या वेंडलिज्म की वजह से हो रहा है, सब देख के आपको हाई फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन करना है। और इसमें क्या होता है मेनली, प्लेग्राउंड के जो कंडीशंस है, कहाँ पे लूज फिल रह गया या सरफेसिंग डेप्थ नहीं आ गया, तो वहां पे ये बेसिकली वो चीज को करेक्ट करते हैं। सबसे जरूरी सैनिटेशन इश्यूज, प्रेजेंस ऑफ ट्रैश एंड डेब्रिस, कोई कचरा तो नहीं रह गया वहां पे। और बेसिकली जो भी हाई फील्ड होते हैं जैसे इंटरनेशनल मैचेस जो जितने जिन ग्राउंड में होता है उनमें ये हाई फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन ज्यादातर चलता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, स्लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन में। आई आई होप आपको समझ में आ गया। अगर इनकेस कुछ भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो इसी तरीके का आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को लाइक, और ये आपको दूसरों के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं इसको। इससे क्या है, मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना के ले आऊं जो कि आपको, जिससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। देन चेकलिस्ट फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ प्ले एरिया। क्या क्या वो चेकलिस्ट है जो कि जिससे हम किसी प्ले एरिया का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इज द, सबसे पहले तो ये है, इज द प्ले ग्राउंड जनरली क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपको ये जनरल चेकअप से, ये वाला जो है ये सुपरविजन वाला है, ठीक है, मैं लेजर पॉइंट ले लेता हूँ। यस, ये जो सारे हैं ये आपका जनरल चेकअप है, ये जो है आपका सुपरविजन है, और ये आपका मेंटेनेंस। तो जनरल चेकअप में क्या करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे कि ट्रीज जो है, ट्रीज फ्री फ्रॉम क्रैक्ड और लूज लिम्स, या आर देयर एनी इंडिकेशंस ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय वेंडलिज्म। ठीक है, ये सारी जनरल चेकअप में अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है तो टिक कर देंगे, ठीक है, ऐसा है तो इसमें क्या आगे की रिपोर्ट लेंगे, आगे का इसके लिए क्या स्पेसिफिक एक्शन लेना वो देखेंगे। सुपरविजन इज द प्लेग्राउंड एक्टिवली सुपरवाइज्ड, क्या वो हमेशा चेकअप हो रहा है, सुपरवाइज कर रहे हैं। देन मेंटेनेंस में आर वुडन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स फ्री ऑफ रॉट, मेजर क्रैक्स एंड स्प्लिंटर्स, या फिर इज इक्विपमेंट फ्री ऑफ प्रोट्रूशंस एंड प्रोजेक्शंस, क्या इक्विपमेंट सही सलामत है, क्या ऐसा तो नहीं है इनके अंदर कि ग्राउंड में ऐसा कुछ चीज है जो नुकीले चीज है, या ऐसा कुछ है ग्राउंड में कुछ भी ऐसा हो जिससे जिसकी वजह से इक्विपमेंट को कोई डैमेज पहुंच रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं। तो ये जो सारी चीजें हमने देखा है क्या है, ये एक चेकलिस्ट है कि किस तरीके से एक प्ले एरिया का हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, देन हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके इसमें देखेंगे मेंटेनेंस एंड सर्विस ऑफ स्पोर्ट फैसिलिटीज, किस तरीके से एक मेंटेनेंस या एक सर्विस
किस तरीके से करते हैं हम एक किसी भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए, जैसे कि रूटीन जोन की अगर बात करें तो टू कीप क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स सरफेस इट इज नेसेसरी टू डू रेगुलर मेंटेनेंस लाइक रिमूव लीव्स स्टोन्स, ये सारी चीजें ये हटाना ही पड़ेंगे। फ्लिंट pieces of sharp objects from the pitch, swipe the floor daily if it is cemented floor, अगर cemented floor तो डेली उसको झाड़ू लगाना चाहिए। देन अलाउ ओनली रिकमेंडेड फुटवेयर ऑन द कोर्ट, जैसे कि कुछ कुछ होते हैं नॉन मार्किंग ग्राउंड्स होते हैं, उसमें कोई भी जूता पहन के चढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है जो नॉन मार्किंग अपना सरफेस है वो खराब हो जाता है, तो जो स्पेसिफिक फुटवेयर है उसी में उसको अलाउ करना चाहिए। ये रूटीन जोन था। स्ट्रक्चरल जोन की बात करूं तो स्पेशल मेंटेनेंस एटलीस्ट वंस ईयर, अगर वंस ईयर एक बार एक स्पेशल तरह का मेंटेनेंस चलना चाहिए कि कहाँ पे क्या खराब है, मेजर इश्यूज क्या है उसको सही करना चाहिए, जैसे कि लेवल एंड स्लोप ऑफ द ग्राउंड या रिपेयर एंड चेक फॉर ड्रेनेज सिस्टम्स, ये सारी बहुत जरूरी चीजें हैं जो कि एक एक साल में एक बार एक स्पेशल मेंटेनेंस इसका करना चाहिए। देन अगर हम बात करें इक्विपमेंट्स की, उनमें अगर हम बात करें कुछ बॉल्स की स्पेसिफिकली जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं हमारे स्कूल्स में, तो तीन क्या है, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। इनका इन ये तीनों का क्या है, फुटबॉल बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का अगर मैं देखूं तो इनका क्या है, इनके अंदर एयर प्रेशर जो आप देते हैं कितना होता है आजकल, एयर प्रेशर के जो भी आप जिससे एयर प्रेशर लगाते हैं उनके ऊपर इस तरह का एक मीटर लगा हुआ होता है जिसमें हमें पीएसआई क्या कितना पीएसआई का हमें एयर देना है इनमें पता चल जाता है। तो फुटबॉल के अंदर जो होना चाहिए एक्चुअल प्रेशर जो होना चाहिए केयरफुली जो भरना चाहिए वो हमेशा 5.5 से 16 एफपीएस तक होना चाहिए, फुटबॉल की बात करूं। बास्केटबॉल 7 टू 9 एफपीएस या वॉलीबॉल की बात करूं तो 5.8 टू 6.5 पीएस। तो इतना प्रेशर इनके अंदर होना चाहिए, इससे ज्यादा हुआ तो बॉल का शेप खराब हो सकता है, बॉल फट सकता है, बॉल डैमेज हो सकता है। ठीक है। और इनके बाद हम आगे ये तो बॉल के अंदर कितना पर्टिकुलर प्रेशर हमें देना चाहिए ये हमने देखा। आगे अगर हम देखें तो इनके कि पर्टिकुलरली किस तरीके से इनका ख्याल रखना है हमें, ठीक है, कि कैसे हम इनको मेंटेन रख सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल बिफोर जब हम यूज करते हैं बॉल्स को यूज करने से पहले, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने देखा अभी कितने अमाउंट में प्रेशर देना चाहिए वो हमें उसी अमाउंट में प्रेशर देना पड़ेगा। ठीक है, उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। तो बिफोर यू इन्फ्लेट द बॉल्स मॉइस्टन द नीडल, सबसे पहले नीडल को थोड़ा मॉइस्ट करें, ठीक है। और अवॉइड इन्फ्लेटिंग बॉल्स विथ मशीन्स एज इट में ओवर इन्फ्लेट, यह क्या बोला कि ज्यादा ओवर इन्फ्लेट नहीं होना चाहिए, तो इन्फ्लेटिंग के लिए मशीन्स का यूज करना कम करना चाहिए, मतलब मैनुअली ज्यादातर देना चाहिए कि वो मीटर देख के। आफ्टर यूजिंग द बॉल्स को यूज करने के बाद आपको डिफ्लेक्ट करने कुछ लोग क्या होते हैं अभी जो जैसे कि आप लोग भी स्कूल्स में देखो, बॉल बॉल को यूज किया उसके बाद उसको डिफ्लेक्ट नहीं करते, यानी इनको इसके अंदर से उसका हवा नहीं निकालते, क्या करते हैं डायरेक्टली आप सीधा उसको रख देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है ना, बॉल का शेप चेंज हो जाता है, बॉल बाद में आप खेलने में आप उतना इफेक्टिवली नहीं खेल पाएंगे, बॉल बॉल डायरेक्शन लेस हो जाएगा अगर शेप चेंज हो गया तो इसलिए उसके सरफेस को अच्छे से साफ करके एक अच्छे कपड़े में और उसका जो हवा है वो निकाल के हमेशा रखना चाहिए, प्रेशर को रिलीज करके रखना चाहिए। और स्टोर कहाँ करना है, अवॉइड लिविंग बॉल्स इन प्लेस दैट इज एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है, सीधा डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है और हमेशा वेल वेंटिलेटेड प्लेस में हमेशा बॉल्स को हमें रखना है। ठीक है। उसके बाद अगर हम ये हमारा ये हो गया, हम इस पूरे चैप्टर में हमने देखा प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट में कि किस तरीके से ख्याल रखना है, किस तरीके से इक्विपमेंट्स के किस तरीके से सेलेक्ट करना है, किस तरीके से क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें किस तरीके से हेल्प करेंगे, कैसे कैसे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे मैंने दिखाया। तो अब चलते हैं हम कुछ ज्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं है, 3 या 4 क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, अगले जिस भी डेट में मैं डालूंगा वीडियो। देन चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, विच द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट। ठीक है, कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है कैसे प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट को सिलेक्ट करें। तो देखिए वेंडलिज्म हमने, पडल्स और लूज फिल सरफेसिंग ये सब हमने इंस्पेक्शन में देखा था, मेंटेनेंस में देखा था। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी जिसके अंदर बजट था, एज अप्रोप्रिएट था, तो बजट इज द करेक्ट आंसर। तो बजट था, एज अप्रोप्रिएट था, ठीक है, ये सारी चीजें थी, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड था। तो ये सारी चीजें हमारे प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट के सिलेक्शन में काम आता है ना। उसके बाद हम अगर चले नेक्स्ट स्लाइड में, तो व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सेलेक्टिंग नॉन एज अप्रोप्रिएट प्रॉप्स दैट आर फॉर ए हायर एज ब्रैकेट बट बी यूज्ड फॉर ए यंगर ग्रुप। क्या होगा उससे उससे या तो एब्सेंस ऑफ बोर्डम होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, या ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। बड़े बच्चों के लिए वो इक्विपमेंट है लेकिन कोई छोटा बच्चा उसको यूज कर रहा है तो क्या होगा उससे, इंजरी हो जाएगी। इंजरी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट इज द करेक्ट प्रेशर टू इन्फ्लेट अ बास्केटबॉल। एक बास्केटबॉल को इन्फ्लेट करने के लिए करेक्ट प्रेशर क्या है। देखिए इसमें एक मैं आपको ट्रिक क्वेश्चन बताता हूँ। ये इन्फ्लेट जो देख रहे हैं ना आप, ये इन्फ्लेट जो देख रहे हैं, कुछ एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चन पूछते हैं आपको डिफ्लेट,
डी फ्लैट और बास्केटबॉल, ठीक है। ऐसा करके क्वेश्चन पूछा होगा। अब आपके क्या आपने देखा पीएस पढ़ा आपने 7 to 9, आंख बंद करके क्या आप लगा देते हैं 7 to 9 पीएस लगा देते हैं। लेकिन आप ये नहीं देखते हैं डीफ्लेट बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, डीफ्लेट बोला है। तो डीफ्लेट बोला तो उसमें क्या है, ऑप्शन रहेगा आपको इस तरीके से दिए रहेंगे 4 ऑप्शन। एक ऑप्शन में उसमें लिखा होगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। नन ऑफ द अबव होगा उसमें एक क्वेश्चन में। तो उसको आप देखोगे अरे नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, इसको लगाओगे नहीं, इसको भूल जाओगे। आप क्या लगा दोगे सीधा सीधा, इन्फ्लेट या डिफ्लेट नहीं पढ़ोगे, सीधा क्या लगा दोगे, ऑप्शन बी लगा दोगे। तो ये आपको ये चीज आपको ध्यान में देखना है, ध्यान में रखना है कि ऐसी भी चीजें, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये यूनिट समझ में आया होगा, ये आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ इनकेस नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर डेफिनेटली आपको कमेंट में कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक रह जाता है जिससे आप चाहते हैं कि सर आप वीडियो और बना दीजिए, तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं इसका वीडियो भी बना दूंगा। तो इसी तरीके के और भी पीएटी से रिलेटेड जितने भी आपको अगर कोई चैप्टर्स देखने, क्लास 12th का ऑलरेडी अपलोडेड है, क्लास 11th का, धीरे धीरे मैं क्लास 9 और 10 का भी डालूंगा अभी। तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में कोई भी अगर वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद हम यूनिट 3 के वीडियो में मिलेंगे, तब तक शायद अगले हफ्ते तक मैं उसको वो वीडियो भी डाल दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैं पसंद आ रहा हूँ, मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।